Hello everyone, my name is Shabnam and in this video I will discuss about three important terms. First term is molarity, second term is molality and the third term is mole fraction. Okay? देखो कभी भी जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं सॉल्यूशन की तो सॉल्यूशन के मेनली दो कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है सॉल्यूट और जो सेकेंड कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्वेंट. अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं देखते हैं इसे. देखो सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कि लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है. और सॉल्वेंट की अगर बात की जाए तो सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसका अमाउंट हाई होता है उसके अंदर. ठीक है. ये वो जो ग्रेटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम NaCl की बात करें कि NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर. ठीक है. तो यहाँ पे जो NaCl होगा, ठीक है, क्योंकि इसको डिजॉल्व किया जा रहा है तो ये कम अमाउंट में होगा तो ये सॉल्यूट है. और किस में डिजॉल्व किया जा रहा है? वाटर में, तो इसे सॉल्वेंट कहेंगे. ओके. अभी देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इससे हमने बताया कि सॉल्यूशन को होता है. अब सॉल्यूशन का कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं. कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मेनली टर्म क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. यही होता है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट. ठीक है. इट इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट. अभी इसको निकालने के बहुत से मेथड हैं. ठीक है. लेकिन यहाँ पे जो मेथड जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो तीन मेथड हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं. ये मेथड सिर्फ 11th में ही नहीं बल्कि 12th में भी जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे भी यूज़ होगा. ठीक है. तो फर्स्ट टर्म हम देखते हैं मोलैरिटी. फर्स्ट थिंग मोलैरिटी में ये कि इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं. किससे? कैपिटल M से. ठीक. और सेकेंड टर्म कि ये होता क्या है. देखो मोलैरिटी जो होती है वो बेसिकली क्या होती है कि number of moles of solute. It is number of moles of solute present per liter of solution. मैंने क्या कहा? मोलैरिटी जो होती है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है. अभी इसका फॉर्मूले के टर्म में अगर हम लिखें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं M, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट या डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है. इसको वॉल्यूम. अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल्यूम अगर लीटर में है तब तो ये फॉर्मूला होगा. लेकिन अगर जो यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है वो अगर वॉल्यूम अगर लीटर में है तब तो यही फॉर्मूला होगा. लेकिन अगर वो ml में है तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. समझ में आया? अगर वॉल्यूम लीटर में है तब तो ये सिर्फ इतना ही फॉर्मूला होगा और अगर ml में है या सेंटीमीटर क्यूब में है या सेंटीमीटर क्यूब में है तब यहाँ पे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं. देखो एक क्वेश्चन है व्हाट इज द NCERT क्वेश्चन ही है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर. शुगर की कॉन्सेंट्रेशन पूछ रखी है. तो देखो अगर डायरेक्टली कभी मोलैरिटी ना पूछ करके कॉन्सेंट्रेशन ही टर्म अगर यूज़ की जाए
तो समझ जाना कि वो मोलैरिटी ही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर। शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11 इन मोल पर लीटर। अब आपको देखो मोल पर लीटर इस यूनिट में निकालना है, ठीक है। इफ़ इट्स 20 ग्राम, गिवन है 20 ग्राम, ठीक है, ऑफ आर डिजॉल्व इन इनफ वाटर टू मेक अ वॉल्यूम अप टू 2 लीटर, मतलब वॉल्यूम भी 2 लीटर। तो अभी आपको इसकी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी मोलैरिटी बतानी है कि वो कितनी होगी, ठीक। चलो देखो, मोलैरिटी को अभी हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक। मोलैरिटी को अभी हमने क्या लिखा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम, ठीक है, यही था इसका फॉर्मूला। अभी हमें यहाँ पे डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं गिवन है, तो हम पहले वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब वो होता क्या है, वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा गिवन मास जो है वो है 20 ग्राम, और अगर हम कैलकुलेट करें मोलर मास ऑफ शुगर, तो वो कितना होता है, वो 342 ग्राम्स होता है। डेट मीन्स 342 ग्राम से हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, ठीक है, सोल्यूट हो गया 320 बाय 342। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 बाय 342 डिवाइडेड बाय 2 लीटर्स में आपको कहा है, 2 लीटर्स में, ये इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख, अब ये वॉल्यूम 20 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 2, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टाइम्स 5 171। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो डेट कम्स 0.029 मोल पर लीटर, ओके। कोई डाउट है इसमें? Another example is a solution is prepared by dissolving 18.25 gram of NaOH. कितना है, 18.25 ग्राम ऑफ NaOH, ओके, इन डिस्टिल्ड वाटर टू गिव 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 200 ml, इतने का हमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और हमें मोलैरिटी इसकी कैलकुलेट करनी है, ओके। ये हमें गिवन है। अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे इसका गिवन मास है, मोल्स नहीं दिए हुए NaOH के। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि इसके मोल्स कितने होंगे, ठीक है। अभी मोल्स बराबर हमें पता है कि मोल्स क्या होता है, मोल्स होता है जो भी आपका गिवन मास है अपॉन जो मोलर मास है। तो गिवन मास इसका है 18.25, बट मोलर मास हमें इसका नहीं पता। तो सबसे पहले हम मोलर मास देखते हैं NaOH का। तो NaOH की अगर हम बात करें तो इसका मोलर मास कितना होगा, सोडियम के 23 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये 40 ग्राम्स आ गया इसका मोलर मास से, ठीक। तो अभी हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास 18.25 अपॉन 40, ये आ गए हमारा मोल्स। तो अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स 18.25 बाय 40 और इन 200 ml। अभी देखो ml की बात की है
तो इसलिए हम 1000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, क्योंकि ml में है वॉल्यूम। 20 से ये 20 कैंसिल, 10 कैंसिल। अब ये हो गया 18.25 अपॉन 4/8। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 18.25 अपॉन 8 को, तो ये इक्वल आता है 2.28 मोलर। ओके, और यही इसकी मोलैरिटी है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोल्स and grams of NaCl are present in 250 ml of 0.50 मोलर NaCl सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है 250 ml और मोलैरिटी गिवन है 0.50 मोलर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट थिंग, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, पर लीटर वॉल्यूम। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो ml में गिवन है, इसलिए हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, अभी हम सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो हो जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, ये हो जाएगा। अब मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है 0.50 एंड इसके जो वॉल्यूम है वो है 250 ml डिवाइडेड बाय 1000। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 टाइम्स। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल आएगा 0.125 मोल। ठीक है, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इतना। अभी हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे हमने NaCl की अगर हम बात करें तो इसका मोलर मास कितना होता है, सोडियम का 23 एंड क्लोरीन का 35.5। टोटल इसका मोलर मास जो होता है 58.5, ये होता है इसका मोलर मास। और हमें यहाँ पे पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ मोल्स, जो कि आया था हमारा 0.125, इतना आ चुका था। तो अब हमें गिवन मास हम निकाल लेंगे, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गिवन मास जो हो जाएगा, गिवन मास वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास के, इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स था 0.50 और इसका जो मोलर मास है वो है 58.5 एंड इट्स कम इक्वल टू, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 7.3125 ग्राम। ओके, ये आंसर हो जाएगा। And the next question is 1.26 gram of crystalline oxalic acid was dissolved in water to prepare 250 ml of a solution. Calculate molarity. देखो यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो गिवन है वो है ग्राम में, मतलब कि मास गिवन है, और यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है और मोलैरिटी यहाँ पे पूछी है। और यहाँ पे जो ऑक्सैलिक एसिड है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि मोलैरिटी जो होती है, ठीक है, मोलैरिटी वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन वॉल्यूम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो ml में है, इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट वो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हमें ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास पता होना चाहिए। देखो ऑक्सैलिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है CH2 COOH CH2 COOH, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, मीन्स डॉट H2O। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे टोटल, तो इसका जो मोलर मास आ जाएगा वो 126 ग्राम आ जाएगा। ओके, तो हम इसको गिवन मास जो है इसका वो है 1.26 ग्राम, और जो इसका मोलर मास है वो है 126 ग्राम। तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। अब हमें निकालनी है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, जो कि गिवन है हमें। तो 250 ml है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सिंपली 4 टाइम्स इससे ये हो गया। इसको अगर हम यहाँ पे करेंगे तो ये 100, यहाँ पे ये 1 1, तो ये आ जाएगा 4/100। और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.04 मोलर, ठीक है, 0.04 मोलर, ये आंसर है। देखो मोलैरिटी जो होती है ना, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है फॉर मेजरिंग द कॉन्सेंट्रेशन। कभी भी जब हमें कॉन्सेंट्रेशन मेजर करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, तो लैब में जो सबसे इजी मेथड होता है वो मोलैरिटी होता है। बट इसके साथ ना एक डिसएडवांटेज है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये टेम्परेचर के साथ साथ वेरी करता है। ओके, तो इस वजह से अगर हम मोलैरिटी एंड मोलैलिटी में कंपेयर करें तो मोलैलिटी इज़ मोर एक्यूरेट देन मोलैरिटी। अब देखते हैं मोलैलिटी होता क्या है। मोलैलिटी, फर्स्ट थिंग तो ये है कि मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता क्या है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved per kg of solvent। मैंने क्या कहा, मोलैलिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ पे क्या था मोलैलिटी के केस में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वहाँ पे हम सॉल्यूशन को कंसीडर करते थे, यहाँ पे हम सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं। वहाँ पे हम वॉल्यूम के लेते थे और यहाँ पे हम केजी की में बात करते हैं, ठीक है। अगर इसी को हमें फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करना हो तो कैपिटल स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ moles of solute dissolved per kg of solvent। ओके, अगेन यहाँ पे भी अगर हम ग्राम में लेंगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चन, and the first question is calculate the molality of a solution containing 5.3 gram of anhydrous Na2 sodium bicarbonate in 400 ग्राम of water। ओके, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि गिवन मास जो है, गिवन मास वो है 5.3 ग्राम्स, 5.3 ग्राम्स। मोलर मास पहले हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ Na2CO3, ठीक, CO3 2 इंटू 23 प्लस कार्बन के 12 एंड 3 इंटू 16, कितना हो गया 46 प्लस 12 प्लस 48, एंड अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा 6 to 8 86 106 ग्राम, ठीक है। इसका मोलर मास हो गया Na2CO3 का। ओके, तो अब हम इससे मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मोल्स जो हो जाएगा इसका, वो मोल्स हो जाएगा कितना 5.3 ग्राम्स अपॉन 106, ये इसके मोल्स हो गए। तो मोलैलिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ये हो गया
डिज़ोल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट जो दे रखा है वो 400 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, तो ग्राम में है, डेट मीन्स 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 मोलल, ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शुगर सिरप ऑफ मास 214.2 grams contains 34.2 grams शुगर, कैलकुलेट मोलैरिटी। ओके, देखो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन, शुगर सिरप कह रखा है या सॉल्यूशन कह रखा है, बात एक ही है, ठीक है। तो वो कितना है 214.2 ग्राम्स। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 34.2 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सिंपली 214.2 ग्राम्स माइनस 34.2 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। इनको अगर हम इससे माइनस करते हैं तो वो कितना आ जाता है 180 ग्राम्स। तो 180 ग्राम्स जो है वो है मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात, मॉलिक्यूलर मास की अगर हम बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर, तो वो कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, मॉलिक्यूलर मास इसका निकालेंगे, वो आ जाएगा 342 ग्राम्स, ये आ गया। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर, तो वो कितना हो जाएगा, गिवन वेट, गिवन कितना है 34.2 ग्राम्स अपॉन मोलर वेट, मोलर वेट है इसका 342 ग्राम्स, ये हो गया। तो मोलैलिटी की अगर हम बात करें, मोलैलिटी स्मॉल m, तो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने 342.2 बाय 342 लिख दिया, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था 180 ग्राम्स, ग्राम्स है इसलिए हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे किया, ये दोनों कैंसिल आउट, 20 20 10/18, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये जाएगा 0.56 मोलल, ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% वेट बाय वेट, कैलकुलेट मोलैलिटी, ठीक है। 10% दे रखा है ग्लूकोज का, वेट बाय वेट। देखो वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है कि अगर 10% दे रखा है डेट मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। टोटल जो सॉल्यूशन है, जो कुछ नहीं गिवन है, तो आपको उसको 100% में निकालते हो, 100 में निकालते हो, तो यहाँ पे 10% दे रखा है, तो इट मीन्स कि 10 जो परसेंट होगा वो 100 ग्राम्स में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो हो गया उसका जो मास हो वो हो गया 100 ग्राम्स और ग्लूकोज का हो गया 10। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, वाटर की बात करें, तो वो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सॉल्यूशन का टोटल है, ठीक है, वेट, उसमें से माइनस कर देंगे जो सॉल्यूट का है, मीन्स 100 माइनस 10 ग्राम्स, ये हो जाएगा 90 ग्राम्स, ठीक। अब हम निकालते हैं इसकी मोलैलिटी। देखो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स में गिवन वेट, गिवन दे रखा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और उसका मोलर वेट कितना होता है, अगर हम बात करें ग्लूकोज की 180 ग्राम्स, is dissolved in 90 grams of water, 90 into 1000, 10 ये कितना हो गया 100 बाय 100 बाय ये हो जाएगा 18 into 9। इसको हम सॉल्व करेंगे
तो ये इक्वल हो जाएगा 0.618 मोलल के। ओके, और यही हमारा आंसर है। एंड द थर्ड टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन जो है इट इज़ सिंपली अ रेशो। क्या है? रेशो है। अब किसकी किसके बीच में वो देखते हैं। इट इज़ अ रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component upon total number of moles of all the component present in the solution. ओके, अब इसको देखते हैं एक्सप्रेशन में हम कैसे रिप्रेजेंट करें। सपोज एक बाइनरी सॉल्यूशन है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब उसके दो कंपोनेंट होंगे, कोई एक सॉल्यूट होगा, कोई एक सॉल्वेंट होगा। सपोज Na इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए टाइप, ठीक है, कंपोनेंट, एंड Nb इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी टाइप ऑफ कंपोनेंट। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमको x से रिप्रेजेंट करते हैं, और a लिख दिया, डैट मीन्स कि नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टाइप ऑफ सॉल्यूट का हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो Na अपॉन Na प्लस Nb ऐसे लिखेंगे। अगर बी टाइप का हमें निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू Nb अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि इनका जो सम होता है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जितने भी कंपोनेंट हैं उनके अगर मोल फ्रैक्शन का जो अगर हम सम निकालें तो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ओके, अगर यही एक कोई सॉल्यूशन होता है जिसकी 3 कंपोनेंट हैं तो हम इसको इसे ऐसे लिखेंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एस सी इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो ये हो गया जो याद रखना है। और सेकंड थिंग कि कहीं पे भी जब हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है तो इसके अंदर हमने टेम्परेचर वर्ड मतलब कि वॉल्यूम वर्ड यूज़ नहीं किया। डैट मीन्स कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। ओके, आई जस्ट होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी मैंने पढ़ाया, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।